कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्लेषा अरोरा और मैं हूं मयूर खान। आज तारीख है 9 जून 2025। आज हम कानूनी दुनिया की कुछ सबसे अहम खबरों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, जो खबरें मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले सीजेआई बीआर गवई, वो लंदन में थे, ग्रेज़ इन में, जहां उन्होंने डॉक्टर बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। जी, ये वही जगह है जहां से बाबा साहब ने अपनी कानून की पढ़ाई की थी। तो ये एक मतलब काफी महत्वपूर्ण मौका था। सही कहा। और वहीं पर सीजेआई ने बीसीआई के एक फैसले का स्वागत भी किया। हाँ, वो विदेशी लॉ फॉर्म्स को भारत में आने की इजाजत देने वाला फैसला। सीजेआई ने कहा कि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन का एक ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। ये एक बड़ा कदम है वैसे। बहुत बड़ा। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमारी न्यायपालिका जो है वो भारत में आर्बिट्रेशन के लिए अच्छा माहौल बनाने की कोशिश में मतलब पूरी तरह लगी हुई है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी पर भी उनकी एक राय सामने आई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर वो जजों की सोच की जगह नहीं ले सकती। वो बस एक मददगार हो सकती है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और मध्यस्थता की बात हो रही है तो हमारे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उनसे जुड़ी भी एक खबर है। हाँ, क्या है वो? उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केस में, जो एक जर्मन कंपनी और रूस के बीच है, उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जजों का कितना सम्मान है। जी हाँ, लेकिन देखिए, भारत में मध्यस्थता को लेके कुछ चिंताएं भी हैं। हाँ, वो जो नया ड्राफ्ट बिल आया है 2024 का। सही पकड़ा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसमें जो टाइम लिमिट दी गई है ना मामलों को निपटाने की, वो थोड़ी मतलब मध्यस्थता की जो मूल भावना होती है, आपसी सहमति से समाधान, उसके खिलाफ जा सकती है। मतलब जल्दबाजी के चक्कर में कहीं न्याय अधूरा ना रह जाए। कुछ ऐसी ही चिंता है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट उठाया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि आर्बिट्रेशन में कई बार सरकार को बराबरी का मौका, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता। ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, अब जरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। वहां से भी कुछ अहम फैसले और टिप्पणियां आई हैं। जी बिल्कुल। एक तो कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई है उस ट्रेंड पर जहां किसी को जमानत मिल जाती है पर फिर भी उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है। हाँ, ये तो सरासर कानून का दुरुपयोग हुआ। कोर्ट ने भी यही कहा है। बिल्कुल, व्यक्तिगत आजादी का सवाल है। फिर एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द कर दी है। हाँ, वो कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या वाला मामला। ये काफी हाई प्रोफाइल केस है। जी, और एक और चीज पर कोर्ट ने चिंता जताई, वो है मुकदमों में देरी। हाँ, वो किराएदारी वाला मामला 25 साल। कहा है कि भाई ऐसे मामलों का जल्दी निपटारा करवाएं। हाँ, सही बात है, 25 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, छात्रों के लिए भी एक खबर है। हाँ, राहत की खबर। नीट पीजी 2025 की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगी। चलो, ये अनिश्चितता खत्म हुई। जी, और एक और कानूनी व्याख्या आई है सुप्रीम कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 372 पर। ये क्या है? इसमें कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी केस में आरोपी बरी हो जाता है तो अपराध का पीड़ित मतलब विक्टिम भी उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, भले ही उसने ओरिजिनल कंप्लेंट न की हो। अच्छा, ये तो पीड़ित के अधिकारों को और मजबूत करता है, खासकर चेक बाउंस जैसे मामलों में शायद ये लागू होगा। हाँ बिल्कुल। अब जरा हाई कोर्ट्स की बात कर ले। हाँ जरूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुछ खबरें हैं। जी, एक तो उन्होंने एक बीबीसी पत्रकार को राहत दी है। पासपोर्ट एनओसी का मामला था जो एक पुराने केस की वजह से रोका गया था, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ठीक है। और दूसरा भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही है। श्रावस्ती जिले में 27 मदरसों पर कार्रवाई होने वाली थी, शायद ध्वस्तीकरण भी। कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और दक्षिण भारत से केरल हाईकोर्ट। हाँ, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से इंटर्नशिप के लिए फीस ली जा रही थी। कोर्ट ने कहा ये गलत है। अच्छा। और दिल्ली हाईकोर्ट? दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएलए टीपीजी 2025 के आंसर की में 2 सवालों को गलत माना और कहा है कि उसके नंबर सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएं। ठीक है, ये तो हुई अदालती कार्रवाइयां। और क्या चल रहा है कानूनी दुनिया में? वो बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई थी ना। हाँ, याद है। उस मामले में 4 लोगों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और मामला काफी गरमाया हुआ है। कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा। जी, और केएससीए के कुछ बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है।
और सीएम सिद्धरमैया ने एक जांच आयोग भी बना दिया है। बाप रे, काफी एक्शन हो रहा है इसमें। जी, उधर दिल्ली में वकील आज हड़ताल पर है। क्यों? वो डिजिटल एनआई एक्ट कोर्ट्स को राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट जगत में भी कुछ हलचल है? हाँ, एनएससी सस्टेनेबिलिटी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए ESG रेटिंग्स शुरू की हैं। मतलब एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के पैमाने पर कंपनियों को आंका जाएगा। ये आजकल काफी अहम हो गया है। बिल्कुल। और आखिर में 2 डील्स की खबर है। JSA लॉ फर्म ने फ्लीटेक्स की $13 मिलियन फंडिंग में मदद की। और दूसरी? वेरिटस लीगल ने सारथी फाइनेंस की 475 करोड़ रुपए की सीरीज A फंडिंग में सलाह दी। ठीक है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बातें कानूनी गलियारों से। हाँ, काफी कुछ हुआ है। मध्यस्थता, अदालती प्रक्रियाएं, ये सब मुद्दे काफी अहम लग रहे हैं। जी, और एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी होगा कि ये जो विदेशी लॉ फर्म्स आ रही हैं और आर्बिट्रेशन पर इतना जोर है, हाँ, इसका हमारी अपनी कानूनी प्रैक्टिस पर और आम लोगों तक न्याय पहुंचने के तरीके पर, मतलब लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए हम विदा लेते हैं। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज। मैं हूं मयूर खान और मैं आशीषा अरोड़ा। धन्यवाद।